अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं आपके साथ नताशा सेठी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं गार्डियन इन बोर्ड एक्स को। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका है चैप्टर नंबर 2, अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन। ये डील करता है सेक्शन 5 से 19 तक, जिसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे फॉरम है या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप ये अपील कर सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखनी है कि आपका जज कौन है, ठीक है। फिर आप ये देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी पार्टीज है। सबसे पहले आपके पास माइनर होगा, फिर गार्डियन होगा और फिर कोर्ट होगी जिसने डिसाइड करना है। जो आपकी गार्डियन की या कस्टडी के केसेस में आप अप्लाई करते हैं वो होते हैं स्पेशली फॉर माइनर्स। ठीक है, मेजर्स के लिए गार्डियनशिप नहीं रखी जाती। हाँ, कुछ गार्डियनशिप ऐसी होती हैं जो आपके साथ वक्त के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, बट मेनली जो होता है वो माइनर के लिए होता है। अब माइनर के लिए गार्डियन अपॉइंट करना होता है कोर्ट में। तो ये सेक्शन 4 में आपको डिस्क्राइब किया जाता है कि माइनर, गार्डियन और कोर्ट ये तीनों पैरेलल चलते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। अब ये तीन सेक्शंस में डिवाइड होती है। तीन सेक्शन से मुराद ये कि ये इसके तीन तरह के या तीन टाइप्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये कि थ्रू विल होती है। दूसरी ये होती है बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और तीसरा होता है थ्रू कोर्ट। पहले तो आपके पास विल आ जाएगी कि आप कौन सा गार्डियन आप बनना चाहते हैं। आप माइनर के लिए प्रॉपर्टी का गार्डियन बनना चाहते हैं या फुल लाइफ गार्डियन, जो मतलब 18 साल तक के उसके खर्चे और इस तरह की चीजों को अफोर्ड कर सकता है, वो वाला गार्डियन बनना चाहते हैं, जैसे हकीकी बाप होता है या हकीकी माँ होती है। ठीक हो गया। उसके बाद भी ऐसा बच्चा जो जिसके माँ बाप नहीं होते और उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी के गार्डियन बनते हैं कि जैसे बच्चा 18 साल का होगा तो वो अपने होश संभालेगा और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा। ठीक हो गया। इसके बाद होता है थ्रू कोर्ट। अब कोर्ट डिसाइड करती है कि जी गार्डियन कौन होगा। हकीकी बाप हो सकता है, हकीकी माँ हो सकती है खुला और तलाक के केसेस में। उसके अलावा प्रॉपर्टी के केसेस में आपके कोई भी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जो ब्लड रिलेशन में है, ठीक है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है सब्जेक्ट मैटर ऑफ गार्डियनशिप। सब्जेक्ट मैटर ऑफ गार्डियनशिप में सबसे पहले आपके पास होता है पर्सन। पर्सन में आपके पास हमेशा होगा माइनर। प्रॉपर्टी के केसेस में प्रॉपर्टी के केसेस में आपके पास होते हैं मेजर पर्सन के लिए। जो बच्चे मेजर होते हैं उनके लिए आपके पास ये चीज अवेलेबल होती है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। पर्सन एंड प्रॉपर्टी में आप दोनों को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास माइनर आ जाएगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है या अगर उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए, बाप ने किसी और के साथ शादी कर ली है, माँ ने किसी और के साथ शादी कर ली है, और बच्चा यहाँ तो ददियाल वालों के पास है या ननियाल वालों के पास है, ठीक है। तो उस सिलसिले में आपके पास आ जाएगा दोनों राइट, कि आप उसकी प्रॉपर्टी और आप उसकी पर्सनैलिटी या उसको इटसेल्फ गार्डियन करते हैं। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है सेक्शन 8। उसमें होता है कि जी कौन गार्डियन बन सकता है या कैसे गार्डियन बन सकता है। तो इसके लिए 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है रिटन एप्लीकेशन। रिटन एप्लीकेशन आप देते हैं थ्रू सेक्शन 8। ठीक हो गया। फिर उसमें एक तरीका बताया जाता है हाउ टू अप्लाई। ये अगर आप गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली हम जो भी लेक्चर्स देते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो वकालत कर रहे होते हैं या वकालत सीख रहे होते हैं या अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो क्या, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, आपको ये लेक्चर्स देखने चाहिए, जिसमें आप ये आपको पता हो कि किस चीज के तहत क्या चीज की जाती है। ठीक है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसके अलावा आपके पास होता है वे टू अप्लाई। अब वे टू अप्लाई में आपके पास 2 से 3 चीजें आ जाती हैं जो डिस्कस करती हैं कि आपका जो माइनर है वो रहता कहाँ है, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कोर्ट कहाँ पर है, जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक हो गया।
तो जिस जगह आप रह रहे हैं, अगर तो प्रॉपर्टी उसी जगह की है, माइनर उसी जगह का है, तो फिर तो वही कोर्ट आपके साथ डील करेगी। और अगर माइनर या उसकी प्रॉपर्टी आपके सिटी से दूर है, ठीक है, तो उसका फिर ये होगा कि आपको उस जगह जाकर वो गार्डियन का एप्लीकेशन या उसके लिए जो भी आपका एक लीगल प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो सेक्शन 11 में बताया जाता है। और उसमें जब आप एप्लीकेशन दायर करते हैं सेक्शन 12 के तहत फॉरवर्ड टू मेक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के तहत, जो जज होता है वो सबको नोटिस भी जारी कर देता है और कोशिश करता है कि जी नेक्स्ट पेशी पे पार्टी भी पहुंच जाए। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड व्हाइल अपॉइंटिंग ए गार्डियन। अच्छा, अब यहाँ पर सेक्शन 7 और सेक्शन 17 डील करता है वेलफेयर ऑफ द माइनर को और फैक्टर्स डिटरमाइंड फॉर वेलफेयर ऑफ माइनर। ठीक है, अब दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिसमें कोर्ट देखती है कि वेलफेयर, बच्चे का वेलफेयर किसके साथ है, और उसके जो फैक्टर्स होते हैं, वेलफेयर के बच्चे के फैक्टर्स जो होते हैं उनको डिटरमाइन करना होता है कि किन किन फैक्टर्स पे कौन सा गार्डियन वैलिड रहेगा। इसके बाद सेक्शन 3 के तहत आपके पास आ जाती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर। ठीक है, तो ये थ्रू एविडेंस होता है। जब आपके पास एविडेंसेस आते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो क्रॉस एग्जामिन हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, तो इसमें आप एविडेंस के थ्रू या जो आपके पास बयानात आ जाते हैं उनके थ्रू आप वेलफेयर डिटरमिन करते हैं। सेक्शन 15 जो है वो आपको बताता है कि एक माइनर के एक से ज्यादा गार्डियन भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, अगर पहले से गार्डियन मौजूद है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है। और अगर गार्डियन पहली बार आ रहा है कि मैं इस बच्चे का गार्डियन बनना चाहता हूँ, इस बच्चे के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, मैं इस बच्चे के सर पे हाथ रखता हूँ या मैं इस बच्चे का गार्डियन बनता हूँ, तो उसको गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। ठीक हो गया, अपॉइंट और डिक्लेरेशन में दोनों में फर्क होता है। जब आपके पास पहली बार कोई गार्डियन आ रहा है तो आप उसको अपॉइंट करते हैं, और जब आपके पास पहले से गार्डियन मौजूद है तो आप उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सेप्शन सेक्शन 19 के तहत, वेयर गार्डियन को कैन बी अपॉइंटेड। उसके बाद आपके पास आ जाती है ड्यूटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ये आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप डिस्कस करते हैं गार्डियन ऑफ पर्सन, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप। टर्मिनेशन में आपके पास 3 से 4 चीजें आ जाती हैं। पहला रिमूवल, रिमूवल होता है सेक्शन 39 के तहत, डिस्चार्ज होता है सेक्शन 49 के तहत। रिमूवल होता है जो पहले से गार्डियन अपॉइंट है उसको रिमूव कर दिया जाए। डिस्चार्ज होता है जो खुद से अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देता है कि मैं इस बच्चे का गार्डियन था, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, मैं इसकी गार्डियनशिप नहीं लेना चाहता। और सेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियनशिप आ जाती है सेक्शन 41 के तहत, जिसमें आप डिस्कस करते हैं कि किन वजूहात पर किसकी गार्डियनशिप को टर्मिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए और डिस्चार्ज किया जाए। ठीक हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एन अदर ग्राउंड ऑफ रिमूवल ए गार्डियन। ठीक हो गया, सेक्शन 42 में आपकी डिस्कस किया जाता है अपॉइंटमेंट को ऑफ एन अदर गार्डियन ऑन रिमूवल बेसिस। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ यहाँ शेयर करूँ, जो आपके पास पॉइंट होता है डिस्चार्ज का और सेशन का। अब इन दो पॉइंट्स में अगर तो वो गार्डियन जिसको अपॉइंट किया गया होता है या जिसको डिक्लेयर किया गया होता है, अगर तो वो मर जाता है तो फिर वो गार्डियनशिप खत्म हो जाती है। और अगर जो बच्चा माइनर था वो मेजर हो जाता है, ठीक है, वो 4 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, तो उसमें भी वो जो गार्डियनशिप वाला एक आपके पास अथॉरिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जिसमें हम लोग फिर नए गार्डियन के लिए, अगर तो बच्चा मेजर हो गया तो फिर तो आप नए गार्डियन के लिए नहीं जा सकते। लेकिन अगर बच्चा माइनर है और गार्डियन की डेथ हो गई है तो फिर उस गार्डियन की जगह कोई और गार्डियन होगा जिसमें उस बच्चे के लिए एक सेफ्टी और सहूलत और वेलफेयर फराहम की जाती है। अब इसमें कुछ दो चीजें ऐसी है, सप्लीमेंट्री आप प्रोविजंस कह लें
जो सेक्शन 44, 45 और 47 के तहत डील की जाती है। सबसे पहले तो पेनल्टीज आ जाती है और दूसरा अपील आ जाती है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, जब अगर तो आपके इसमें एप्लीकेशन मूव करती है या अगर आप इसमें कॉल करते हैं, तो फिर आप इनके तहत जाते हैं, अपील करते हैं या पेनल्टी जो भी कोर्ट आपको प्लान करती है। और इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक और भी चीज इसमें ऐड कर दूं, हाई कोर्ट ऑर्डर वॉल्यूम 2 चैप्टर 2। ठीक है, हाई कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऑर्डर वगैरह है, उनमें उनका वॉल्यूम 2 और चैप्टर 2 आपको हेल्पफुल रहेगा। जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी उसको पढ़े, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये वैलिडिटी देता है। ठीक हो गया, ये था हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जिसके तहत आप अपनी गार्डियन की एप्लीकेशन मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि जी इसको आगे फॉरवर्ड किया जाए या इसको लेके चला जाए, या अगर आप सीख रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस में है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट फकरे वकालत एसोसिएट।